एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां सरकार आपकी शादी का खर्च उठाती है, बिजली मुफ्त है और रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो दुनिया के कई देशों में सिर्फ सपना है। यहाँ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी तक हर नागरिक का अधिकार था, कोई प्रिविलेज नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। दशकों तक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के अंडर लीबिया में यही लाइफ थी। गद्दाफी के शासन में देश ने एक अलग ही पहचान बनाई थी। हम अक्सर गद्दाफी को एक डिक्टेटर के रूप में सुनते हैं जिसकी छवि वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी निगेटिव रही है, लेकिन कई लीबियाई लोगों के लिए रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे फ़ायदे थे जिनकी वेस्ट में भी ईर्ष्या की जाती। सरकारी घर, सस्ती सुविधाएं और एक सुरक्षित माहौल, ये सब आम थे। न्यूलीवेड्स को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती थीं, हेल्थ केयर मुफ्त था और हर नागरिक को मेडिकल ट्रीटमेंट की गारंटी थी। स्टूडेंट्स स्टेट स्कॉलरशिप पर अब्रॉड पढ़ाई कर सकते थे, जिससे उन्हें दुनिया देखने और सीखने का मौका मिलता था। लीबिया की तेल की दौलत ने एक क्रैडल टू ग्रेव वेलफेयर स्टेट को फंड किया, जिससे गरीबी लगभग खत्म हो गई। हर नागरिक को एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट मिला हुआ था, लेकिन इस कंफर्ट की एक कीमत थी। डिसेंट खतरनाक था और सरकार की आलोचना करने वालों को सजा मिल सकती थी। जो हाथ आपको देता था वही आपकी फ्रीडम भी छीन सकता था। यहाँ आज़ादी और सुरक्षा के बीच एक महीन रेखा थी। गद्दाफी के लीबिया का पैराडॉक्स हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं लेकिन आपकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो क्या आप सचमुच फ्री हैं? क्या वेलफेयर और कंट्रोल साथ साथ चल सकते हैं? जैसे जैसे हम इस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं, याद रखें, ये सिर्फ एक अत्याचारी या एक हीरो के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश के बारे में है जो सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच फंसा हुआ है और जहां हर नागरिक को अपनी कीमत चुकानी पड़ती थी। गद्दाफी से पहले लीबिया किंग इदरीस के अंडर एक गरीब किंगडम था, जहां आम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। देश के बड़े हिस्से में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी और ग्रामीण इलाकों में गरीबी आम थी। उस समय लीबिया की तेल की दौलत का फायदा सिर्फ एलीट और फॉरेन पावर्स को मिलता था। विदेशी कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थीं, जबकि आम लीबियाई लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। असंतोष बढ़ता गया क्योंकि आम लीबियाई लोगों को देश की दौलत के बावजूद अपनी लाइफ में बहुत कम चेंज दिखा। लोग महसूस करने लगे कि उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है और उनकी आवाज़ अनसुनी की जा रही है। 1959 में मुअम्मर गद्दाफी नाम के एक 27 साल के आर्मी ऑफिसर ने एक ब्लडलेस कू का नेतृत्व किया, जिसने किंग के अब्रॉड रहते हुए मोनार्की को गिरा दिया। इस अचानक बदलाव ने पूरे देश को चौंका दिया। गद्दाफी ने लीबिया के तेल को अपने लोगों के लिए वापस लेने और फॉरेन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने का वादा किया। उन्होंने खुद को जनता का नेता बताया और नई शुरुआत का भरोसा दिलाया। सत्ता में आते ही उन्होंने तेल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया, जिससे विदेशी कंपनियों का कंट्रोल खत्म हो गया। प्रॉफिट्स को सिटीजन्स की ओर रीडायरेक्ट किया, जिससे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आने लगा और एक वेलफेयर स्टेट बनाना शुरू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग में निवेश बढ़ा, जिससे लोगों को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। ये कूप सिर्फ लीडरशिप में चेंज नहीं था, ये लीबिया की डायरेक्शन में एक रेडिकल शिफ्ट था, जिसने समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया। गद्दाफी के रेवोल्यूशन ने होप को इंस्पायर किया, लेकिन दशकों के अनप्रेडिक्टेबल रूल के लिए स्टेज भी सेट किया। लोगों को लगा कि अब उनका भविष्य उनके हाथ में है। लीबिया जल्द ही प्रोग्रेस और पेरिल दोनों का एक ग्लोबल सिंबल बनने वाला था, जहां उम्मीद और अनिश्चितता साथ साथ चलने लगी। पावर सिक्योर होने के बाद गद्दाफी ने ग्रीन बुक में अपना विजन अनवील किया, जिसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने जामाहिरिया मासिस का स्टेट इंट्रोड्यूस किया, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रूल करना था। तेल के पैसों से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एंड ग्रेट मैन मेड रिवर को फंड किया गया, जिससे लीबिया का लैंडस्केप बदल गया। हाउसिंग को एक अधिकार घोषित किया गया और स्टेट ने हर फैमिली का ध्यान रखा। गद्दाफी की एम्बिशन लीबिया से आगे बढ़ी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका का सपना देखा और कॉन्टिनेंट में अरबों खर्च किए। उन्होंने एक
कॉमन अफ्रीकन करेंसी और मिलिट्री की मांग की और खुद को एक पैन अफ्रीकन लीडर के रूप में पोजीशन किया। सपोर्टर्स के लिए वह लीबिया और अफ्रीका के लिए एक नया फ्यूचर बनाने वाले एक विजनरी थे, लेकिन ये ग्रैंड नैरेटिव घर पर गहरी प्रॉब्लम्स को छिपा रहा था। लीबिया की प्रॉस्पेरिटी के पीछे डर का माहौल छिपा हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज बैन थीं, मीडिया स्टेट कंट्रोल था और गद्दाफी का वर्ड ही लॉ था। रिवोल्यूशनरी कमिटीज लॉयल्टी को एनफोर्स करती थीं और डिसेंट का मतलब टॉर्चर या डिसअपियरेंस हो सकता था। पड़ोसी एक दूसरे पर जासूसी करते थे। एक लापरवाह बात लाइफ बर्बाद कर सकती थी। सेंसरशिप टोटल थी। बुक्स, म्यूजिक और यहाँ तक कि इंटरनेट भी टाइटली मॉनिटर किए जाते थे। ऑफिशियल स्टोरी पैराडाइज की थी, लेकिन रियलिटी आइसोलेशन और रिप्रेशन थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर था, साइलेंस के बदले मटेरियल कंफर्ट। कुछ के लिए ये एक फेयर ट्रेड था, दूसरों के लिए, खासकर यंग लोगों के लिए, यह सफोकेटिंग था। गद्दाफी के लीबिया का गिल्डेड केस जितना सिक्योरिटी के बारे में था, उतना ही डर के बारे में भी था। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया तक पहुंच गई और अचानक देश में दशकों से बनी स्थिरता का भ्रम टूट गया। ट्यूनिशिया और मिस्र की तरह लीबिया के लोग भी बदलाव की मांग के साथ सड़कों पर उतर आए। बेंगाजी में प्रोटेस्ट्स भड़क उठे, जो दशकों के रिप्रेशन, बेरोजगारी और गुस्से से भरे हुए थे। लोग खुलकर गद्दाफी के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जो पहले नामुमकिन सा लगता था। गद्दाफी का जवाब बेहद ब्रूटल था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिसेंट को बेरहमी से कुचल दिया और उन्होंने प्रोटेस्टर्स का शिकार करने की कसम खाई। सरकार ने इंटरनेट और मीडिया पर भी सख्त पाबंदी लगा दी। इस क्रैकडाउन ने प्रोटेस्ट्स को सिविल वॉर में बदल दिया, जिससे देश रीजिम और रेबेल्स के बीच बुरी तरह बंट गया। शहरों में लड़ाई छिड़ गई और आम लोग फंस गए। दुनिया ने देखा कि कैसे वायलेंस बढ़ रहा था और गद्दाफी की फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर नरसंहार की धमकी दी। हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे थे। यूएन ने नो फ्लाई जोन को ऑथराइज किया। नाटो ने एयर स्ट्राइक के साथ इंटरवीन किया, जिससे बैलेंस शिफ्ट हो गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार खुलकर दखल दिया। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट ने लीबिया के विद्रोह को एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया। अब यह सिर्फ लीबिया की लड़ाई नहीं रही। लीबिया की लड़ाई अब सिर्फ लोकल नहीं थी, यह अब दुनिया की नज़रों में एक लड़ाई थी। हर चैनल, हर अखबार इसकी खबरें दिखा रहा था। पीसफुल चेंज की होप वॉर के कैओस में खो गई। आम लोग डर और अनिश्चितता में जीने लगे। अब लीबिया का भाग्य सिर्फ उसके लोगों द्वारा नहीं, बल्कि फॉरेन पावर्स द्वारा तय किया जाएगा, और देश की किस्मत अधर में लटक गई। नाटो के लगातार एयर कैंपेन ने गद्दाफी की फोर्सेस को पंगु बना दिया, जबकि रेबेल्स सिटी बाय सिटी आगे बढ़ रहे थे। महीनों की ब्रूटल फाइटिंग के बाद त्रिपोली गिर गया और गद्दाफी गायब हो गए। हंट सिरते में खत्म हुई, जहां गद्दाफी को रेबेल्स ने पकड़ लिया और मार दिया। उनकी मौत दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुई। एक डिक्टेटर का अंत, शॉकिंग और वायलेंट। लीबियाई लोगों ने सेलिब्रेट किया, उनके रूल के सिंबल्स को तोड़ दिया। लेकिन रेवोल्यूशन का फ्रीडम का प्रॉमिस जल्दी ही अनसर्टेनिटी से ढक गया। वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन सवाल बना हुआ था, एक आदमी के इर्द गिर्द बने रीजिम के बाद क्या आता है। लीबिया एक चौराहे पर खड़ा था। उसका फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टेन था। दुनिया सोच रही थी कि क्या सचमुच लिबरेशन आ गई है या क्या कैओस बस शुरू हो रहा था। गद्दाफी के गिरने के बाद होप ने कैओस को रास्ता दिया। स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया गया था। उन्हें बदलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। रेबेल यूनिटी प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया में घुल गई। हर कोई पावर और रिसोर्सेज के लिए होड़ कर रहा था। लीबिया ट्राइबल और रीजनल लाइंस के साथ टूट गया, जिसमें कई गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी का दावा कर रही थीं। इकोनॉमी ढह गई, तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई और रोजमर्रा की लाइफ एक संघर्ष बन गई। कभी मुफ्त हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग सिस्टम बिखर गए। फॉरेन पावर्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने वैक्यूम का फायदा उठाया। आम लीबियाई लोगों को इनसिक्योरिटी, शॉर्टेज और वायलेंस का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेसी का सपना अंतहीन कॉन्फ्लिक्ट के एक बुरे सपने में बदल गया। कैओस ने लीबियाई लोगों को अपने रेवोल्यूशन की असली कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या यह वर्थ इट था?
लीबियाई लोग अब बहस कर रहे हैं कि क्या फ्रीडम, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के नुकसान के लायक थी। कुछ कहते हैं हाँ, फ्रीडम और डिग्निटी अनमोल हैं, भले ही ट्रांजिशन पेनफुल हो। दूसरे उस सेफ्टी, ऑनर्डर और बेसिक कंफर्ट्स के नुकसान का मातम मनाते हैं जो वे कभी ग्रांटेड लेते थे। क्या उसने कई लोगों को पुराने दिनों के लिए नॉस्टैल्जिक बना दिया है रिप्रेशन के बावजूद। बहस बहुत पर्सनल है, खोए हुए अवसरों, रोजमर्रा के डर और टूटे हुए सपनों के बारे में। यह इस आइडिया को चैलेंज करता है कि एक डिक्टेटर को हटाना एक बेहतर लाइफ की गारंटी देता है। लीबिया का एक्सपीरियंस हमें रेवोल्यूशन और उसके आफ्टरमैथ के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है। जवाब अभी भी मायावी है, क्योंकि देश यह तय करने के लिए संघर्ष कर रहा है कि फ्रीडम का सचमुच क्या मतलब है। लीबिया की स्टोरी एक चेतावनी देने वाली कहानी है, एक ऐसा देश जो एक दमनकारी अतीत और एक अराजक वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। एक डिक्टेटर को उखाड़ फेंकना सिर्फ शुरुआत है, एक नया देश बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। गद्दाफी के गिरने से एक खालीपन आ गया जो शांति से नहीं बल्कि हिंसा से भरा था। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन लीबियाई लोग अभी भी रोजाना इसके परिणामों से जूझ रहे हैं। क्या यह फ्रीडम थी या रुइन? कई लोगों के लिए ये दोनों रही है। उन्हें एक आवाज मिली, लेकिन अपनी सिक्योरिटी खो दी। लीबिया की अनसुनी पुकार, एकोस, एक ऐसा देश जो अभी भी शांति, स्थिरता और आशा की तलाश में है।